दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी काटे लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा फ्री में चलाया जा रहा यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है दोस्तों आज, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों आपके 90 नंबर की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसे पूछा है कि उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। देखिए दोस्तों, कंठ के अंतर्गत क ख ग घ अंगा आता है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, च दे रखा है। बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। मूर्धन के अंतर्गत दोस्तों ईशा नहीं आता। ईशा जो है आपका इचु ऐसा नाम तालु या तालब के अंतर्गत आता है, ये भी क्या है, गलत है। और इस शब्द जो रखा गया है ये क्या है, दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजक के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजक के उच्चारण में सहायक करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की संख्या कितने होते हैं, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, ठीक है। उपसर्ग ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरू या आदि में जोड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की टोटल संख्या 22 होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कहा कि प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? सबसे पहले आपको पता है जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रेम पूर्वक शब्द लिखा गया, इसे कौन सा क्रिया विशेषण? स्थानीय क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, या उत्तर नहीं देना चाहते? तो प्रेम पूर्वक शब्द में यौगिक क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विलोम शब्द के दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। विलोम शब्द का यहाँ पे युग्म दिया गया है और उसमें से अनुचित कौन सा युग्म सही नहीं है वो पहचानना है। बद का नेक होता है, बिल्कुल सही। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, ये भी सही है। मधुर का कटु होता है, ये क्या दोस्तों, तीनों ही राइट है। जबकि दुष्चरित का निश्चरित नहीं होता, सच्चरित होता है। क्या होता है दोस्तों? सच्चरित्र होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कहा कि गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ, प्रति, अनु या उप। तो गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का यूज करेंगे। दोस्तों सभी क्या है? आ, प्रति, अनु, उप सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी होती है? 22 होते हैं। और ये किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? वो आ उपसर्ग का प्रयोग होगा, आगमन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का समूह दिया गया दोस्तों, उसमें आपको बताना है कि कौन सा असंगत है, अर्थात कौन सा गलत है। जीव का वाचा, रचना, वाणी, बिल्कुल सही दोस्तों। जीव का क्या होता है? वाचा, रचना, वाणी होता है। अहंकार का दंभ, दर्प और मद, ये भी सही है। किरण का रश्मि, मयूख, प्रभा, ये भी सही है। जबकि कौवा का काक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है प्रिय, मधुदूत या अति सौरभ, ये किसके होते हैं? आम का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें जो पर्यायवाची दिया गया है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है दोस्तों? जिसमें परिमाण हो या मात्रा हो। ठीक है, बहुत ओले गिरे, यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ओले गिरे। ये नहीं पता है कितने ओले गिरे। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, निश्चित नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण इसमें है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बैल का बैल गया, नौ हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, बहुत बड़ा घाटा होना, मूर्ख गुड़ की कद्र करना नहीं जानता। तो बैल का बैल गया, नौ हाथ पगहा भी गया, मतलब बहुत बड़ा दुख या घाटा होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत बड़ा घाटा हो जाना। ठीक है, जैसे क्या एक कहावत है कि लोकोक्ति है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पे दहला मारना मतलब करारा जवाब देना, बिल्कुल सही। बत्तीसी बंद होना मतलब चुप हो जाना। सिर का पसीना पांव तक आना मतलब कठिन परिश्रम करना। थाली का बैगन होना सर्वसुलभ होना, ये दोस्तों गलत है। थाली का बैगन होना मतलब कभी इधर कभी उधर, जिधर लाभ हो उधर की तरफ हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पहचाना। वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें से आपको तत्सम पहचाना है, जैसे कोना, कुष्ठ, कोठी या कौआ। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है? कुष्ठ जो लिखा गया दोस्तों, ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। जबकि कौआ का तत्सम क्या होता? काक। काक मतलब कौआ हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बाल विकास के, जिससे आपके परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 30 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के? एक एक नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे सजाती होते हैं, कुछ बच्चे सजाती होते हैं, कुछ बच्चे अद्वितीय होते हैं, या प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में, पाठ्यक्रम के बेहतर ढंग से अध्यापन करने में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को इस योग्य बनाता है कि वो अपने बच्चा जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं या सभी बच्चों के जो उनके अंदर कमियां हैं या दोष हैं या किस तरीके से वो सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ों को समझने में बेहतर बनाती है। कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अगर ज्ञान शिक्षक को नहीं रहेगा तो बच्चे को ही समझ नहीं पाएगा तो क्या शिक्षा देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बच्चे जिस प्रकार से सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं। सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो बच्चे जिस प्रकार से सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं उपरोक्त सभी को, सहकारिता को, टीम भावना को, सामाजिक अभिवृत्ति को। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, समुद्र में तैरते हुए जहाज से, या उपरोक्त सभी। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा।
कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या है। विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने का सबसे प्रभावशाली तरीका ये होता है कि उसके सबसे पहले पता किया जाए कि वो ऐसा अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है, कारण जानकर और उसमें सुधार करने या उसको उपचार करने में उसका प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। E.L. थांडाइक को, पेस्टालाजी को, हर्बर्ट को या फ्रोबेल को। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में E.L. थांडाइक को जाना जाता है। ठीक है, थांडाइक के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान जो है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। B.N. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो किसने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परिपक्वता और अधिगम के बीच अंतर संबंध को क्या कहता है। परिपक्वता और अधिगम के बीच का जो अंतर संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। संवेग कहते हैं, सामाजिकरण, विकास या किशोरावस्था। तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहा जाता है। किशोरावस्था दोस्तों, इसे संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किसको, किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षण, प्रश्न है, शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मनोगत्यात्मक पक्ष के रूप में लिया जा सकता है। एक कविता का पाठ करना, एक प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों की गणना करना, एक कहानी सुनाना। कह रहा है कि शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण मनोगत्यात्मक पक्ष के रूप में लिया जा सकता है। एक प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, क्या एक प्रयोग करना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के। प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है। नरेंद्र मोदी, नावेद, रामनाथ कोविंद या मलिस्का। तो निम्नलिखित में से रेडियो कार्यक्रम जो है मन की बात, तो किससे संबंधित है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कि क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है। गौड़िया नृत्य क्या है, एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। वो भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है, पश्चिम का, दक्षिण का, उत्तरी का या पूर्वी का। तो कहाँ का है, पूर्वी का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिपिन चंद्र पाल या लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1949 में, 1909, 1990 या 1885 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या प्रदान किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। यही आपका राइट जवाब दोस्तों कि बीज अंकुरण की अवधारणा को तभी अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है जब बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने के लिए बच्चों से कहेंगे और उसका चित्र बनाने के लिए कहकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ कैसा दिखाई देता है। केवल लाल रंग में दिखाई देता है, केवल हरा रंग में, या केवल काला और सफ़ेद में, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को केवल काला और सफ़ेद रूप में ही देखता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम खष्ट मंदिर स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मणिपुर या केरल में? तो कभी पूछ लेता है तो सबरीमाला मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है और ये कहाँ पे स्थित है? केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल में अवस्थित ये मंदिर है। क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा है कि सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय? तो सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? खट्टे पदार्थों में विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नींबू इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर के जो पेशियां होती है उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, पेशियां युगल में काम करती हैं, सिकुड़ने पर पेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव पेशियों के बारे में दोस्तों पेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, बिल्कुल गलत है। पेशियां ये युगल में काम करती हैं, ये सही है। सिकुड़ने पर पेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? तो जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।